प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। आप लोगों को पता है कि किसी भी माँ के लिए अत्यधिक पीड़ा का क्षण कब होता है, कब वह खुश भी होती है और अत्यधिक दुखी भी रहती है। तो वह क्षण होता है जब वह अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती है, जब वह अपनी बेटी को किसी और के पास भेज रही होती है, किसी और के साथ विदा कर रही होती है। वह क्षण किसी भी माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायक और साथ ही खुशी का भी होता है। इस अवसर पर माताएं अपनी बेटियों को अनेक शिक्षाएं देती हैं, अनेक उपदेश देती हैं, सलाह देती हैं, और यह प्राचीन काल से ही होता चला आया है। अभी तक माताएं अपनी बेटियों को सलाह देती रही हैं, उपदेश देती रही हैं कि तू जहां जा रही है वह तेरी ससुराल है, तू यहां से खुशी खुशी जा रही है और तुझे वहां हर दुख हर सुख को सहते हुए रहना है। अगर तेरे ऊपर अत्याचार भी हो रहा है तो उसे तुझे चुपचाप सह जाना है। अपनी ससुराल के मान को बढ़ाना है, उसे कलंकित न करना, और ससुराल के मान को बढ़ाओगी तो उससे मायके का भी मान बढ़ेगा। तो यहां से जिस तरह जीवित जा रही है, ससुराल से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए। तो वहां से किसी भी कीमत पे बिना अपने सास ससुर या पति की आज्ञा के ससुराल नहीं छोड़ सकती। इसलिए अपनी माँ के इस उपदेश को मानती हुई कई बेटियां बहू बनकर अत्यधिक कष्ट सहती हैं और जीवन भी त्याग देती हैं। तो यहाँ कवि ऋतुराज ने इस आदर्श को तोड़ने की कोशिश की है। उनका कहना है कि स्त्री को आदर्श के नाम पर कमजोर बनाया जाता है, बेटियों को उनकी कोमलता के नाम पर कमजोर बनाया जाता है, और इसी आदर्श के नाम पर उन पर अकथनीय अत्याचार किए जाते हैं और वह उन सारे अत्याचारों को चुपचाप सह जाती है। तो इस कन्यादान कविता के माध्यम से कवि स्त्रियों को आगाह कर रहे हैं कि उन्हें सतर्क रहना है, अपने ऊपर अत्याचार होने नहीं देना है। तो यहाँ इस कविता कन्यादान में कवि ऋतुराज ने एक नए प्रतिमान को गढ़ा है कि स्त्रियों का आदर्श चुपचाप अत्याचार को सहने में नहीं है, बल्कि उनका आदर्श अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने में है, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने में है। और यही आज नारी सशक्तिकरण की अपेक्षा भी है। तो हम पढ़ेंगे कविता कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। मां अपनी कन्या का दान कर रही है, जिसे कन्यादान कहा जाता है। कन्यादान करते समय वह अत्यधिक दुखी है, और इसका यह जो दुख है ना, वह प्रामाणिक है, उसे प्रमाणित किया जा सकता है, उसे साबित किया जा सकता है। मां का यह दुख स्वाभाविक है, क्योंकि जिस लड़की का वह दान कर रही है, जिस लड़की को किसी अनजाने के साथ विदा कर रही है, वह लड़की उसकी अंतिम पूंजी है। अंतिम पूंजी मतलब सर्वस्व, जिसके बाद और कुछ नहीं बचेगा, जिसके बाद सब रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो मां के पास यह जो उसकी बेटी है वह अंतिम पूंजी है। ये बेटी जब उससे दूर चली जाएगी तो मां खाली हो जाएगी, मां के पास और कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ अंतिम पूंजी कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि पुत्री मां की सबसे विश्वस्त होती है, वह मां के सुख दुख की सहभागी होती है, वह मां के साथ सदैव रहती है। पिता के साथ पुत्र भले ही विश्वस्त न रहे, पिता के साथ पुत्र भले ही उसके साथ न रहे, उसके सुख दुख को अनुभव न करे, अपने मन की बात न बतलाए, लेकिन बेटियां मां के काफी करीब होती हैं
और अपने हर सुख दुख को, अपने मन की बातों को वो अपनी माँ से साझा करती हैं, माँ को बताती हैं। और माँ भी अपनी बेटी को अपना सब कुछ समझती है और अपने मन की सारी बातों को अपनी बेटी के साथ साझा करती है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। इसलिए जब बेटी माँ को छोड़कर जाती है तो माँ को ऐसा लगता है कि उसकी अंतिम पूंजी चली जा रही है, उसका सब कुछ चला जा रहा है, अब वो रिक्त हो गई, खाली हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो इस भावात्मक कविता में कवि ऋतुराज नारी जीवन के उस पल को बतला रहे हैं जब जाने वाली नारी और विदा करने वाली नारी दोनों ही एक दूसरे के कष्टों को सहते हैं, एक दूसरे के कष्टों को अनुभव करते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख माचना नहीं आता था। कवि कह रहे हैं कि लड़की माँ के पास है, जब वो माँ के पास लड़की है तो उसे केवल सुख का अनुभव हो रहा है, सुख ही सुख वो जानती है, दुख के विषय में नहीं जानती, क्योंकि माँ के पास है इसलिए वो सरल है, सुखी है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, सारी चिंता का भार माँ उठा रही है और अपनी बेटी को वह निश्चिंत कर दी है। इसलिए माँ के पास रहते हुए वह सरल थी, भोली थी और उसे सुख का अनुभव था, लेकिन दुख को बांचना, दुख को पढ़ना वह नहीं जानती थी। क्यों नहीं जानती थी? क्योंकि माँ के साथ थी और माँ उसे इतना सुख देती थी कि दुख के विषय में बेटी को पता ही नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, और पुत्री सपनों में खो रही है, सपने देख रही है, क्योंकि वह माँ के पास है और माँ के पास रहने के कारण वह अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सपने देख रही है कि वो अपने ससुराल जाएगी, वहां उसे मान सम्मान मिलेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता है कि वहां मान सम्मान के साथ संघर्षपूर्ण वैवाहिक कर्तव्य भी मिलेंगे, जिम्मेदारियां भी मिलेंगी जिसे उसे निभाना पड़ सकता है और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसे कष्ट भी उठाने पड़ सकते हैं। इन सब की जानकारी उसे नहीं है, इन सबको सोचना भी नहीं चाहती। वह केवल अपने वैवाहिक जीवन को लेकर स्वप्न में खोई हुई है। मान इसलिए वह खुश है, दुख का लेश मात्र भी उसके पास नहीं है। अब जब माँ उसे विदा कर रही है, उसका कन्यादान कर रही है, तो माँ अब उसे सीख दे रही है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ कहती है कि अब तू जा रही है तो वहां पानी में झांक कर अपने सौंदर्य पर मत रीझना, यानी अगर तुझे वहां पर तेरी सुंदरता की प्रशंसा की जाए, तेरे सरलता की प्रशंसा की जाए, तेरे भोलेपन की प्रशंसा की जाए, तो तू प्रसन्न मत होना, तू खुश मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है माँ। माँ कह रही है कि तू ससुराल जा रही है, तू जा, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, अच्छी तरह से समझ ले कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। यहाँ पे कवि ने सामाजिक व्यवस्था पर कुठारापात किया है, सामाजिक व्यवस्था पर तंज कसा है, सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां बेटियां जब बहुएं बनकर ससुराल जाती हैं तब उन्हें कुछ धन के लिए, कुछ दहेज के लिए आग के हवाले कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है, उसके मान सम्मान को नष्ट कर दिया जाता है, उसे पीड़ित किया जाता है, उसे शोषित किया जाता है, उसके ऊपर अकथनीय अत्याचार किए जाते हैं। तो माँ यहां पर उसे समझा रही है कि देखो, तुम अच्छी तरह समझ जाओ कि जब तुम जा रही हो ससुराल, तो वहां अगर तुम्हारी कोई प्रशंसा कर दे तो तुम प्रसन्न मत होना, तुम खुश मत होना, और भली भांति समझ जाना कि जो रोटी है वह आग में सेकी जाती है,
और आग रोटी सेकने के लिए होती है, वो जलने के लिए नहीं होती। अगर कोई ऐसी बात अगर आए तो तुम सतर्क हो जाना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पे मां समझा रही है कि जो वस्त्र और आभूषण है वह तुम्हारी कमजोरी है, स्त्री जीवन की कमजोरी है। वस्त्र और आभूषण देकर स्त्री को कमजोर बना दिया जाता है, उसे उसके सौंदर्य पर रीझना सिखा दिया जाता है, जिससे वह अपने ऊपर प्रसन्न होती है और सामने आने वाले दुखों को भूल जाती है, सामने आने वाले कष्टों को, संघर्षों को भूल जाती है, अत्याचार को भूल जाती है। और इस आदर्श के कारण ही, यानी उसे वस्त्र और आभूषण देकर उसे समाज में कमजोर बना दिया जाता है और फिर उसके ऊपर अकथनीय अत्याचार प्रारंभ हो जाते हैं। तो मां कहती है कि यदि तुझे वस्त्र दिया जाए, आभूषण दिया जाए, तुझे अपनी कमजोरी मत बनने देना, तो उन पर मत रीझना, अपने सौंदर्य पर मत रीझना, बल्कि सतर्क रहना। मां ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि की यह पंक्तियां आज की भारतीय समाज पर व्यंग कर रही हैं। मां कहती है कि लड़की होना, लड़की तो है इसलिए लड़की होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ लड़की जैसी दिखाई मत देने का मतलब लड़कियों की तरह कमजोर मत होना, लड़कियों की तरह अपने आप को कोरे आदर्श में बांधकर अत्याचार मत सहना। क्योंकि लड़कियों के लिए समाज में एक पंक्ति चलती है कि लड़कियों को चुपचाप गाय की तरह, गौ की तरह सब कुछ सह जाना चाहिए। लेकिन अब वह समाज नहीं रहा, वह सामाजिक व्यवस्था भी नहीं रही। अब नारी सशक्तिकरण का दौर है। यहाँ पे नारियों को गाय की तरह सब कुछ सहना नहीं है, बल्कि उन्हें सिंघनी के समान अपने ऊपर हो रहे हर अत्याचार का विरोध करना है, हर अत्याचार का सामना करना है, उनका प्रतिकार करना है, प्रतिरोध करना है और समाज में एक नए आदर्श की स्थापना करनी है। और यहाँ कवि ऋतुराज इसी आदर्श को स्थापित करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने इस कविता की रचना की है। कवि ऋतुराज के विषय में बतला दूं कि इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और 40 वर्षों तक इन्होंने अंग्रेजी का अध्यापन कार्य किया। हिंदी में इन्होंने लेखन किया और हिंदी में लेखन किया तो वह सामाजिक विसंगतियों को, सामाजिक शोषण को, सामाजिक भ्रष्टाचार को इन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया और उनका पर्दाफाश किया। और यहाँ भी यही एक ऐसी सामाजिक विसंगति, सामाजिक दुर्दशा, सामाजिक पीड़ा जो नारी अत्याचार के रूप में है, नारी शोषण के रूप में है, इसका उन्होंने अपनी इस कविता के द्वारा प्रतिकार किया है, प्रतिरोध किया है और नारी को सशक्त होने के लिए प्रेरित किया है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे। अब इस कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाएं तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।